Today we discuss force between two parallel currents and then we define unit एम्पियर। पहले तो हम कंडक्टर वायर के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते हैं। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो हम बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं वो अपने नियर बाय एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और वो राइट एंड थंब रूल से दिया जाता है। अगर मान लो ऐसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर हो और ये डायरेक्शन में करंट आई फ्लो हो रहा हो तो हम राइट हैंड के अकॉर्डिंग यहाँ उन पर फिंगर कर्ल करेंगे तो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये सर्कुलर डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और हम ये भी जानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे किसी कंडक्टर कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगाता है। ये हम लॉरेंट्ज फोर्स के लॉ अकॉर्डिंग जानते हैं और उसकी फॉर्मूला ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। IL क्रॉस B से दी जाती है। यहाँ B जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हम दूसरे वायर की डिस्कस कर रहे हैं तो दूसरे वायर के जो किसी सेगमेंट है उसकी लेंथ L और अगर ये वायर में से करंट I पास हो रहा हो तो ये वायर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड ये वायर ने जो प्रोड्यूस किया है वो एक्सटर्नल होगा और ये फील्ड है वो पहले वाले वायर का फील्ड और ये दूसरे वायर पर फोर्स लगाएगा और ये IL क्रॉस B से दिया जाता है। आइए अब हम ये बात ध्यान में रखकर दो पैरेलल करंट्स जिसमें फ्लो हो रहा है ऐसे करंट्स कैरिंग कंडक्टर की डिस्कस करते हैं। मान लो कि ऐसे दो वायर है जो डिस्टेंस D से सेपरेटेड किए हुए है, वायर A और वायर B, और दोनों वायर में से पैरेलल करंट IA और IA एंड IB रिस्पेक्टिवली फ्लो हो रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ये वायर में से करंट IA फ्लो हो रहा है तो वो अपने आसपास नियर बाई के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन में, यानी कि ये उनके नियर बाई के सभी एरिया में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये डायरेक्शन में ये सभी पॉइंट पर ये सभी एरिया में उनका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये एरिया में भी होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से जान सकते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड वायर ए का है, इसलिए हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड BA इज इक्वल टू μ0 IA, यानी कि जिनमें से जो करंट फ्लो हो रहा है अपॉन 2πD। ये मैंने एम्पियर का सर्किटल लॉ का यूज करके लिखा है। एम्पियर के सर्किटल लॉ अकॉर्डिंग हम ये दूसरे वायर यानी कि B वायर पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये दूसरे वायर पर पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दूसरे वायर के किसी भी पॉइंट पर ये पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू μ0 IA अपॉन 2πD। IA पहले वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो, और D यहाँ किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस है। मान लो कि अब हम ये वायर का छोटा सा सेक्शन कंसीडर करते हैं, ये छोटा सा सेक्शन, और उसकी लेंथ हम बोल देते हैं L। ये छोटा सा सेक्शन और उसकी लेंथ हम बोल देते हैं L, और हम जानते हैं कि ये वायर B में से करंट IB फ्लो हो रहा है, IB, और ये छोटे से लेंथ पर जिसकी लेंथ L है उस पर ये पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये फिगर के कर्ल के अकॉर्डिंग ये डाउनवर्ड आएगी। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ BA। यहाँ हम बात करें ये एरिया में तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी ऐसे, लेकिन यहाँ ये डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से देख सकते हैं, ये BA की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। और करंट की डायरेक्शन यानी कि ये करंट IB की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, ये तो हम पहले से जानते हैं क्योंकि दोनों करंट पैरेलल डायरेक्शन में है। यानी कि अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है BA, यहाँ ये वायर B पर पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है
और उसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर ये वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो ये वायर पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और ये मैग्नेटिक फोर्स को हम बोलते हैं FBA। FBA मीन्स फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू A। FBA मीन्स फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू A इज इक्वल टू ये वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है IB और हमने जो लेंथ कंसीडर की है वो लेंथ IL और यहाँ मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूँ इसलिए ये BA। ऐसे हम प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किए हैं, ऐसे आएगी IL क्रॉस B। यहाँ मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूँ यानी कि IBL BA। अब मैं ये मैग्नेटिक फील्ड जो पहले वायर का है उनकी वैल्यू यहाँ हमने कैलकुलेट की, ये यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आएगा FBA इज इक्वल टू μ0 IA अपॉन 2πD और ये IB BA। IB L IBL IA IB, हाँ हमने ये वैल्यू पुट कर दी और L यानी कि ये जो वैल्यू आई फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू A। अब हम ये फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाते हैं तो ये फोर्स की डायरेक्शन IL क्रॉस B से दी जाती है यानी कि ये हमारा करंट एलिमेंट IL उनकी डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन में करंट है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ऐसे केस में उनको कंटेन करने वाले प्लेन पर ये राइट हैंड स्क्रू का हेड रखेंगे, ऐसे हम हेड रखेंगे और ये राइट हैंड स्क्रू को हम ये करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ऐसे रोटेशन में ये डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन में आएगा, ऐसी डायरेक्शन में, यानी कि ये फोर्स ये डायरेक्शन में है कि ये पहला वायर दूसरे वायर को अट्रैक्ट करता है। यहाँ हमने सारी के सारी डिस्कशन जो की उसमें ये पहले वायर ने दूसरे वायर पर जो फोर्स लगाए उनकी डिस्कशन की। अब आइए हम ये दूसरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड की बात करके ये पहले वायर पर कौन सी डायरेक्शन में कैसा फोर्स लगाता है उसकी डिस्कस करते हैं। मान लो कि ये दूसरे वायर में करंट IB फ्लो हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है BB इज इक्वल टू μ0 IB अपॉन 2πD। अब हम यहाँ किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ये वायर में करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो राइट हैंड के थंब रूल के अकॉर्डिंग ये हमारी कर्ल फिंगर की ये डायरेक्शन में आएगी, यानी कि यहाँ किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ऐसी डायरेक्शन में। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ये BB ये वायर के लिए एक्सटर्नल फील्ड होगा और ये एक्सटर्नल फील्ड उन पर फोर्स लगाएगा। ये फोर्स कितना होगा उसको हम FAB बोलते हैं, यानी कि फोर्स ऑन वायर A ड्यू टू B इज इक्वल टू ये पहले वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है IA और यहाँ भी उनका हम लेंथ एलिमेंट ये कंसीडर कर लेते हैं L, यानी कि L इंटू BB। अब हम ये BB की वैल्यू यहाँ से अगर पुट कर दे तो फाइनली आएगा FAB इज इक्वल टू μ0 IA में ऑर्डर में लिख देता हूँ रीअरेंज करके IB अपॉन 2πD इंटू L, यानी कि FBA और FAB का मैग्नीट्यूड सेम ही आता है, यानी कि दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये पहले वाला फोर्स यानी कि पहले वायर ने दूसरे वायर पर जो फोर्स लगाए ये डायरेक्शन में था, लेकिन ये ये पहले वायर पर जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन ये करंट की डायरेक्शन है, करंट IA, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि ये डायरेक्शन में। अब हम राइट हैंड स्क्रू को ऐसे ये प्लेन में रखें और इनका हेड यहाँ प्लेन में रखें और बाद में करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि IL क्रॉस B डेफिनेशन अकॉर्डिंग, यानी कि ऐसे ये ऐसे रोटेट होगा। ऐसे केस में ये एंटी क्लॉकवाइज होगा रोटेशन, यानी कि ये डायरेक्शन आएगी ऐसे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये
पहले वायर के कारण दूसरे वायर पर जो फोर्स लगता है FBA, वो फोर्स भी एट्रैक्टिव है, यानी कि ये पहला वायर दूसरे वायर को एट्रैक्ट करता है। और सेम टू सेम ऐसे ही ये दूसरे वायर के कारण जो पहले वायर पर फोर्स लगता है वो फोर्स भी एट्रैक्टिव है, यानी कि ये डायरेक्शन में लगता है। यानी कि दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम ही है, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से एग्जैक्ट ऑपोजिट है, यानी कि FBA इज इक्वल टू माइनस FAB। और हम देख सकते हैं कि दोनों वायर एक दूसरे को एट्रैक्ट करते हैं, और ये बात न्यूटन थर्ड लॉ अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूटन के थर्ड लॉ अकॉर्डिंग ये बात होती है। लेकिन जब हम एडवांस फिजिक्स में ये जो हम स्टेडी करंट, यहाँ हम स्टेडी करंट की बात कर रहे हैं, यानी कि चार्ज की कोई वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन जब हम टाइम वेरिंग फील्ड की बात करते हैं, ऐसा फील्ड जो टाइम के साथ चेंज होता जाता हो, ऐसे केस में यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करें तो उनमें न्यूटन का थर्ड लॉ का वायोलेशन होता है। लेकिन हम मैकेनिक्स में जानते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ में सीधी सी बात वो लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की आती है। अगर हम टाइम वेरिंग फील्ड में मोमेंटम कंजर्वेशन भी साथ में कैलकुलेट करें तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ अकॉर्डिंग ये बात सही होती है, यानी कि ये स्टेडी करंट के केस में न्यूटन के थर्ड लॉ अकॉर्डिंग होता है। लेकिन इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करें तो उसमें हमें मोमेंटम कंजर्वेशन को भी देखना पड़ता है। यहाँ हमने जो डिस्कस किया उनमें दोनों वायरों में पैरेलल डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और हमने देखा कि ऐसे केस में दोनों वायर एक दूसरे को एट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों वायरों में करंट एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा हो तो ऐसे केस में ये बात हम वेरीफाई करके देख सकते हैं कि ऐसे केस में दोनों वायर एक दूसरे को रिपल करेंगे। यानी कि पैरेलल डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे केस में दोनों वायरों एक दूसरे को एट्रैक्ट करते हैं, और अगर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे केस में दोनों वायर एक दूसरे को रिपल करते हैं। यानी कि ये बात जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस की उनसे क्वाइट ऑपोजिट है। हम जानते हैं कि दोनों सेम चार्जेस हो तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और दोनों अनलाइक चार्जेस हो तो वो एक दूसरे को एट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ सेम डायरेक्शन वाले करंट एक दूसरे को रिपल करने की बजाय एट्रैक्ट करते हैं, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन वाले करंट एंटी पैरेलल करंट एक दूसरे को रिपल करते हैं। यानी कि ये जो चार्जेस की रिपल्जन और एट्रैक्शन की बात है उनसे क्वाइट डिफरेंट है, यानी कि दोनों पैरेलल करंट एक दूसरे को एट्रैक्ट करते हैं और एंटी पैरेलल करंट एक दूसरे को रिपल करते हैं। आइए अब हम ये फोर्स की हमने जो डिफाइन किया उनका यूज करके हम एम्पियर की डेफिनेशन देते हैं। हम जानते हैं कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन वायर ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑपोजिट होगी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, और मैग्नीट्यूड है μ0 I B अपॉन 2/d इंटू L। यानी कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड FAB हो या FBA हो इज इक्वल टू होगा μ0 I B अपॉन 2/d इंटू L। ये L है, ये वायर के लेंथ का सेक्शन है। अगर हम वायर के लेंथ के ये सेक्शन को अगर यूनिट लेंथ का ले लें, यानी कि L इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लें, और ये फोर्स को स्मॉल f से डिनोट करें तो ऐसे केस में FAB या FBA इज इक्वल टू होगा μ0 I B अपॉन 2/d। यहाँ d दोनों वायर के बीच में जो दूरी है वो है, और IA और IB उनमें से फ्लो हो रहा है करंट है। आइए अब हम ये इक्वेशन का ये फॉर्मूला का यूज करके एम्पियर को डिफाइन करते हैं। आइए अब हम एम्पियर को डिफाइन करते हैं। हम जानते हैं कि वायर के यूनिट लेंथ के सेक्शन पर जो फोर्स लगेगा उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, यानी कि स्मॉल FBA या तो AB इज इक्वल टू होगा μ0 I B अपॉन 2/d। यहाँ
डी दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस हम 1 मीटर ले लें, यानी कि दोनों वायर के बीच में जो सेपरेशन है ये d इज इक्वल टू 1 मीटर है, तो ऐसे केस में हमें यह फोर्स मिलेगा FBA इज इक्वल टू μ0 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और ये 2 पाई कैंसिल हो गई है, यानी कि ये होगा 2 इंटू 10⁻⁻7, यानी कि FBA इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू IA इंटू IB। अब हम ये दोनों वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है IA और IA एंड IB, उन दोनों का अगर हम 1 एम्पियर मान ले, तो ऐसे केस में ये फोर्स जो वायर के यूनिट लेंथ पर लगता है वो आएगा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। यानी कि यहाँ से हम एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर, यानी कि 10 एम्पियर ऐसा करंट फ्लो हो रहा, ऐसा करंट है कि अगर दो यूनिफॉर्म और निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल वाले वायर वैक्यूम में अगर रखा गया हो और ऐसे वायर 1 मीटर की दूरी से एक दूसरे को सेपरेटेड किया गया हो, और अगर ये वायर में से ऐसा करंट फ्लो हो रहा है और उसी करंट की वजह से ये दोनों वायर एक दूसरे को 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन के फोर्स से अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों वायर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी कि एम्पियर ऐसा करंट है कि अगर दोनों वायर को वैक्यूम में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा गया हो और वो दोनों वायर में से पैरेलल करंट फ्लो हो रहा हो, और अगर दोनों वायर के यूनिफॉर्म और निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया वाले हो और फाइनाइट लॉन्ग वायर हो, और अगर ये दोनों वायर एक दूसरे पर एट्रैक्शन का 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स लगाए, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि दोनों वायर में से जो पैरेलल करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का है। ये एम्पियर की थियोरेटिकल डेफिनेशन है, लेकिन प्रैक्टिकल में हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करना पड़ता है, और साथ साथ में जो हमने ये यहाँ वायर की लेंथ ली वो इनफ लॉन्ग वायर हो गए, लेकिन प्रैक्टिस में हमें ये सर्कुलर कॉइल के शेप में वायर लेना पड़ता है, और ऐसे में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी उनका कैलकुलेशन करना पड़ता है। और जो डिवाइस करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ये मैकेनिकल फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स के आधार पर ये करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, ये डिवाइस को करंट बैलेंस बोला जाता है, और ये डिवाइस का यूज करके हम करंट को यानी कि एम्पियर को मेजर कर सकते हैं। और एम्पियर को एक बार अगर मेजर कर ले तो उन पर से हम कूलम को भी डिफाइन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि करंट I इज इक्वल टू Q/T होता है, तो यहाँ से हम कूलम को भी डिफाइन कर सकते हैं Q इज इक्वल टू IT, यानी कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से 1 एम्पियर का स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, तो किसी भी पॉइंट पर जो 1 सेकंड में किसी भी पॉइंट पर अगर 1 करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 सेकंड में किसी भी पॉइंट पर से जो चार्ज पास हो गए उसी चार्ज के अमाउंट को 1 कूलम्ब कहा जाता है।